हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 25 मार्च 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, विश्व क्षय रोग दिवस, ये किस डेट को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे हर वर्ष मनाया जाता है आपका 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च। ये देख लीजिए, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे हर वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है टीबी के विषय में लोगों को अवेयर करने के लिए। ये 24 मार्च को क्यों मनाया जाता है? देखिए, 24 मार्च 1882 यानी 1882 को एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर रॉबर्ट कोच, उनके द्वारा टीबी के बैक्टीरिया की खोज की गई थी। इसीलिए हर वर्ष 24 मार्च को ही वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है। इस बार थीम क्या है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे का? थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। इतना याद रखिएगा, द क्लॉक इज टिकिंग। इंडिया का टारगेट है 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करना। WHO का टारगेट क्या है? 2030 तक एलिमिनेट करना। यानी इंडिया का टारगेट WHO के टारगेट से 5 वर्ष पहले है। WHO की बात करें तो 1948 में स्थापना हुई थी इसकी। हेडक्वार्टर है जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। और WHO के DG कौन है? टेड्रोस एडहेनम, जो कि इथियोपिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। चर्चा में क्यों है इसरो? ये देख लीजिए, रिसेंटली इसरो ने क्वांटम सैटेलाइट को डेवलप करने में अपना फर्स्ट स्टेप सक्सेसफुली इंश्योर कर लिया है। कैसे? देखिए, 300 मीटर की डिस्टेंस से इन्होंने क्वांटम कम्युनिकेशन किया है। क्वांटम सैटेलाइट हाई सिक्योर नेटवर्क के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसरो डेवलप कर रहा है इंडिया का पहला क्वांटम सैटेलाइट। रिसेंटली इसने 300 मीटर की डिस्टेंस से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल कर ली है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से। तो याद रखिएगा, इंडिया का पहला क्वांटम सैटेलाइट इसरो द्वारा डेवलप किया जा रहा है। वर्ल्ड का पहला क्वांटम सैटेलाइट किसने डेवलप किया था? चाइना ने। इतना याद रखिएगा। इसरो की बात करें तो इसरो द्वारा रिसेंटली NIT राउरकेला में स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। चेयरपर्सन कौन है? के सिवान। इसरो के फाउंडर कौन थे? विक्रम साराभाई, जिनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI द्वारा रिसेंटली स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है, किसकी चेयरमैनशिप में? तो RBI ने श्यामला गोपीनाथ की अध्यक्षता में एक स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी बनाई है। ये देख लीजिए, रिसेंटली RBI द्वारा जो यूनिवर्सल बैंक या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक के एप्लीकेशंस आते हैं उनको इवेल्युएट करने के लिए एक स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी बनाई है, जिसकी हेड होंगी श्यामला गोपीनाथ। देखिए, श्यामला गोपीनाथ इस 5 मेंबर कमेटी के चेयरपर्सन होंगे, जो कि RBI के डिप्टी गवर्नर भी हैं। ये जो स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी है, इसका टेन्योर होगा 3 ईयर्स। जो भी यूनिवर्सल बैंक के लिए लाइसेंस आते हैं या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए लाइसेंस आते हैं, उनको कैसे इवेल्युएट करना चाहिए, इस पर कमेटी ये रिकमेंड करेगी। तो श्यामला गोपीनाथ की अध्यक्षता में 5 मेंबर कमेटी बनाई गई है, स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी। RBI की बात करें तो RBI एक्ट 1934 के द्वारा RBI की स्थापना कोलकाता में हुई थी 1 अप्रैल 1935 पे। किसकी सजेशन पे? हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे। वर्तमान में RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। RBI के 25th गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और RBI ने रिसेंटली मुंबई बेस्ड फेड बैंक फिनेंशियल सर्विसेज पर 15 लाख की पेनल्टी लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्पेस एजेंसी द्वारा 18 देशों के 38 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली रशिया की स्पेस एजेंसी है रोसकॉस्मोस। इसने 18 देशों के 38 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। ये देख लीजिए, रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने 38 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं 18 देशों के। ये सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं सोयूज 2.1A रॉकेट से। सोयूज 2.1A रॉकेट। हर कंट्री के रॉकेट याद रखिएगा। जैसे इंडिया का क्या है? PSLV और GSLV। चाइना क्या है? लॉन्ग मार्च। सोयूज किसका है? रशिया का। इसी सोयूज से 18 कंट्रीज़ के 38 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। सबसे खास बात क्या है? एक चैलेंज 1 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, जो कि ट्यूनीशिया का पहला सैटेलाइट है। तो ये जरूर याद रखिएगा। रशिया की बात करें तो कैपिटल है मॉस्को। करेंसी क्या है? रशियन रूबल। प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन, जो कि 2036 तक रशिया के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। रशियन जो लोअर हाउस है उसका नाम है ड्यूमा, लेकिन एग्जाम में कई बार पार्लियामेंट पूछता है, इसलिए यहाँ पे पार्लियामेंट लिख दिया मैंने। वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक जिसका नाम है बैकॉल लेक, ये भी रशिया में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 मार्च 2021 यानी शहीद दिवस वाले दिन नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह स्मारक का इनॉग्रेशन किसने किया है?
तो नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह स्मारक, इसका इनॉग्रेशन किया है रमेश पोखरियाल, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, रमेश पोखरियाल निशंक जी। इनके द्वारा 23 मार्च 2021 को नई दिल्ली में एक शहीद भगत सिंह स्मारक का इनॉग्रेशन किया गया है। आपको पता ही है कि लगभग 90 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं शहीद दिवस के। कैसे? क्योंकि 31 मार्च 1923 को फांसी दे दी गई थी इन 3 लोगों को, शहीद भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु। तो 90 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, अभी उनका सेलिब्रेशन चल रहा है। इसको देखते हुए न्यू दिल्ली में एक शहीद भगत सिंह स्मारक इनॉग्रेट किया है। किसने? रमेश पोखरियाल जी निशंक, एजुकेशन मिनिस्टर, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया के फर्स्ट गवर्नमेंट रन एम्बुलेंस नेटवर्क फॉर एनिमल्स किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है? तो एनिमल्स के लिए इंडिया का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश द्वारा। ये देख लीजिए, एनिमल्स के लिए इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट रन एम्बुलेंस नेटवर्क लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश। पर्पस क्या है? एनिमल हस्बेंड्री और वेटरनिटी सेक्टर को बढ़ावा देना आंध्र प्रदेश में। इसमें क्या होगा? 175 मोबाइल एम्बुलेंस जो है इधर उधर घुमा करेंगी, एनिमल्स की हेल्थ का ध्यान देंगी ये एम्बुलेंस। पहली बार इंडिया में ऐसा हो रहा है कि एनिमल्स के लिए मोबाइल एम्बुलेंस लॉन्च की गई है। खास बात है आंध्र प्रदेश में, इतना याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें, ये है मैप में आंध्र प्रदेश। चीफ मिनिस्टर कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश की ये 3 कैपिटल है। एक्चुअली अगर हम उसको मिला लें, आपके ये अमरावती 2 बार हो गया है, हैदराबाद को मिला ले तो 4 कैपिटल हैं, लेकिन हैदराबाद 2024 तक ही आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, बाकी ये 3 कैपिटल ही हैं आंध्र प्रदेश की, इतना याद रखना है। उसके अलावा एक पुलिकट लेक है जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने राज्यों ने केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है? तो 2 राज्यों ने, यूपी एंड MP। इन 2 राज्यों ने केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए जल शक्ति मिनिस्ट्री के साथ एक एग्रीमेंट किया है साइन। ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए आप। इसके तहत क्या होगा? जो केन रिवर का एक्स्ट्रा यानी एक्सेस वाटर है वो यूपी में बेतवा रिवर को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये देख लीजिए, पन्ना टाइगर रिजर्व के पास ये जो केन रिवर फ्लो होती है, केन रिवर पन्ना टाइगर रिजर्व के पास फ्लो होती है, इस पर एक दौधम डैम बनाया जाएगा, दौधम डैम बनाया जाएगा। उससे 221 किलोमीटर लंबी नहर निकाली जाएगी। ये नहर जा रही है रेड कलर की, और इस नहर के द्वारा बेतवा रिवर में ये पानी ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट 2 स्टेट से रिलेटेड है, यूपी और MP, जिसके लिए एग्रीमेंट साइन किया गया है यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री के साथ। केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, इस पर 103 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बनाया जा रहा है, और ये दोनों नदियाँ जो हैं केन और बेतवा यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्रूव्ड इरिगेशन फैसिलिटीज़ को अचीव करने के लिए इंडिया ने किस कंट्री के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन पर साइन किया है? तो इंडिया ने जापान के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन पर साइन किया है बेहतरीन इरिगेशन फैसिलिटीज़ को अचीव करने के लिए। इसमें क्या होगा? दोनों कंट्रीज़ वाटर टेक्नोलॉजीज़, वाटर कंजर्वेशन, डेल्टा मैनेजमेंट, इन पर कोऑपरेट करेंगी, याद रखिएगा। तो इंडिया और जापान के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन हुआ है वाटर यानी इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। एग्जैक्ट वर्डिंग याद रखिएगा। जापान की बात करें तो ये है मैप में जापान। कैपिटल क्या है? टोक्यो, जहाँ पर 32nd ओलंपिक होने हैं 2021 में। जापान की करेंसी क्या है? येन। प्राइम मिनिस्टर कौन है? योशीहिदे सुगा। जापान के एम्परर कौन है? नरोहितो। जब से नरोहितो बने हैं जापान में रीवा एरा की शुरुआत हो गई है। उसके अलावा याद रखिएगा, जापान की जो पार्लियामेंट है उसको डाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया और किस गल्फ कंट्री द्वारा एनर्जी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इन सभी को स्ट्रेंथन करने के लिए एक ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन बनाया गया है? तो मंत्री आयोग बना गया है, संयुक्त मंत्री आयोग, ये बनाया गया है इंडिया और कुवैत के बीच में। ये देख लीजिए, इंडिया और कुवैत ने रिसेंटली एक ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन बनाया है ट्रेड, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैन पावर और लेबर को डिस्कस करने के लिए। ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन इंडिया और कुवैत के बीच में डिफरेंट जो पॉलिसीज़ होंगी इन सेक्टर्स की, उनको फॉर्मुलेट करने का काम करेगा। कुवैत की बात करें तो पर्शियन गल्फ का एक कंट्री है कुवैत, सऊदी अरब और इराक से टच करता है। कैपिटल क्या है? कुवैती सिटी। दिनार जो है इसकी करेंसी है, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? सबा खालिद अल सबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 के जो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप हो रहे हैं UAE में, उसमें सिंहराज ने गोल्ड मेडल जीता है। आपको पता है किस इंडियन स्टेट से बिलोंग करते हैं? सिंहराज। तो सिंहराज MP मध्य प्रदेश के पैरा एथलीट हैं।
इन्होंने रिसेंटली यूएई में होने वाली 9th पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। ये देख लीजिए, गोल्ड मेडल जीत लिया है जो 2021 का पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप है और ये 9th एडिशन है। कहाँ पे हो रहा है? यूनाइटेड अरब अमीरात में हो रहा है। वहीं पर सिंहराज ने 10 मीटर एयर पिस्टल चैंपियनशिप को जीत लिया है, एयर पिस्टल के फाइनल को जीत लिया है। सिंहराज ने उज़्बेकिस्तान के प्लेयर को हरा दिया है। याद रखिएगा, सिंहराज की ये गोल्ड मेडल जीतते ही जो ये पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप हो रहा है इसमें इंडिया तीसरे पायदान पे आ गया है। टेबल जो होती है आपकी मेडल टेबल, उसमें इंडिया तीसरे पायदान पे आ गया है। यूक्रेन फर्स्ट पे है, यूएई सेकंड पे है और इंडिया थर्ड पे है। ये जो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप है ये 9th एडिशन है, यूएई में हो रहा है। फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? 1994 में। क्योंकि यूएई में हो रहा है तो कैपिटल क्या है? अबू धाबी। करेंसी क्या है? दिरहम। प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने किस कंट्री की स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर मेगाट्रॉपिक्स और तृष्णा सैटेलाइट्स डेवलप किए हैं? तो इसरो ने फ्रांस की CNES, फ्रांस की जो वो है आपकी स्पेस एजेंसी CNES, उसके साथ मिलकर, ये देख लीजिए, फ्रांस की CNES के साथ मिलकर मेगाट्रॉपिक्स और तृष्णा सैटेलाइट डेवलप किए हैं। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे तृष्णा और मेगा सैटेलाइट डेवलप किए हैं। मेगाट्रॉपिक्स आपको पता ही है 2011 में लॉन्च किया गया था। उसके अलावा इसरो जो है तीसरा सैटेलाइट डेवलप कर रहा है CNES के साथ मिलकर। देख लीजिए, तीसरा ज्वाइंट सैटेलाइट मिशन इसरो और CNES के बीच में डेवलप किया जा रहा है। इसके पहले 2 ज्वाइंट मिशन लॉन्च कर चुके हैं, एक तृष्णा हो गया और एक हो गया आपका क्या? मेगाट्रॉपिक्स। बस इतना ही नाम याद रखिएगा। फ्रांस की बात करें तो कैपिटल क्या है? पेरिस। करेंसी क्या है? यूरो। CFA फ्रैंक भी है इसकी करेंसी। प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। तो CNES फ्रांस की स्पेस एजेंसी है जिसके साथ इसरो तीसरा सैटेलाइट डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस इंडियन स्टेट द्वारा हिमालयन ग्लेशियर्स का एक एयरबॉर्न रडार सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है? तो हिमाचल प्रदेश द्वारा हिमालयन ग्लेशियर का एयरबॉर्न रडार सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है। ये देख लीजिए, रिसेंटली हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो ग्लेशियर्स की थिकनेस को मापने के लिए एयरबॉर्न रडार सर्वे कंडक्ट करेगा। पायलट बेसिस पर इसको लाहौल स्पीति बेसिन में कंडक्ट किया जाएगा। आपको पता ही है हिमालयन जो ग्लेशियर हैं वो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के लिए उत्पादन का काम करते हैं, यानी जल वहीं से प्रोवाइड होता है। रिसेंटली उत्तराखंड में जो ग्लेशियर था उसका विस्फोट हो गया था, तो ऐसी दुर्घटना ना हो इसको चेक करने के लिए हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति बेसिन में पायलट बेसिस पर एयरबॉर्न रडार सर्वे किया जा रहा है हिमालयन ग्लेशियर का। कौन करेगा ये सर्वे? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के तहत आता है। बात करें नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च की तो 1998 में स्थापना हुई थी। गोवा में इसका हेडक्वार्टर है और मुथालगु रविचंद्रन इसके डायरेक्टर हैं। तो याद रखिएगा, हिमालयन ग्लेशियर का एयरबॉर्न रडार सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस NV रमन्ना इंडिया के कौन से नंबर के चीफ जस्टिस बनेंगे? तो वर्तमान में जो ऐसे बोबड़े जी हैं वो इंडिया के 47th CJI हैं। तो जस्टिस NV रमन्ना इंडिया के 48th CJI बनेंगे। देख लीजिए, वर्तमान में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जस्टिस SA बोबड़े, उन्होंने जस्टिस NV रमन्ना का नाम नेक्स्ट चीफ जस्टिस के तौर पर प्रमोट कर दिया है, क्योंकि SA बोबड़े का कार्यकाल 23 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। तो कि नेक्स्ट जस्टिस कौन बनना चाहिए? NV रमन्ना जी। ये इंडिया के 48th चीफ जस्टिस होंगे, याद रखिएगा। इंडिया के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? HJ कानिया, हीरालाल J कानिया, वो याद रखिए। इंडिया के फर्स्ट CJI थे HJ कानिया। 48th कौन होंगे? NV रमन्ना। वर्तमान में 47th कौन है? SA बोबड़े। देखिए, संविधान के आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। इनका कार्यकाल कितना होता है? मैक्सिमम 65 ईयर्स तक ये जो है अपने पद पर बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास सम्मान रिसेंटली इसका कौन सा एडिशन अनाउंस किया गया है? तो व्यास सम्मान ये 30वां एडिशन रिसेंटली अनाउंस किया गया है। जो 30वां व्यास सम्मान है ये दिया गया है हिंदी के प्रोफेसर हैं शरद पगारे को दिया गया है 30वां व्यास सम्मान। इनकी एक नावल है पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। ये नावल का नाम याद रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि इस बार यानी 2020 का व्यास सम्मान शरद पगारे को उनकी कौन सी पुस्तक के लिए दिया गया है? तो पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, इसके लिए इनको 30वां व्यास सम्मान दिया गया है। ये हैं आपके शरद पगारे जी, हिंदी के राइटर हैं। व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई थी के बिरला फाउंडेशन में। देखिए, पिछले 10 वर्षों में हिंदी की किसी भी बुक के लिए
व्यास सम्मान दिया जाता है। इसमें 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2019 का व्यास सम्मान यानी 29वां व्यास सम्मान किसको मिला था? नासिरा शर्मा को। एक एग्जाम में पूछा था कि नासिरा शर्मा को 2019 का व्यास सम्मान किस रचना के लिए मिला है? कागज की नाव। वह इंडिया का पहला व्यास सम्मान किसको मिला था 1991 में? तो रामविलास शर्मा को मिला था। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, इसके लिए व्यास सम्मान मिला था। व्यास सम्मान की पूरी हिस्ट्री आपको पता होगी। के बिरला फाउंडेशन देता है। 2020 का किसको मिला है? शरद पगारे को। किसके लिए मिला है? पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर से डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किस इंडियन स्टेट गवर्नमेंट द्वारा आईटीसी लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की गई है? तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने आईटीसी लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। ये देख लीजिए, कर्नाटका गवर्नमेंट और आईटीसी लिमिटेड ने वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए पार्टनरशिप की है। इसमें 1 मिलियन एकड़ लैंड को जो है शामिल किया गया है। आईटीसी जो लिमिटेड है, इसका एक सोशल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम चलता है, मिशन सुनहरा कल। मिशन सुनहरा कल ये किसका प्रोग्राम है? आईटीसी लिमिटेड का। उसी के तहत ये कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए एग्रीमेंट किया गया है। 3 वर्षों का ये एग्रीमेंट है, याद रखिएगा। इससे पहले 14 और राज्यों में चल रहा है, लेकिन रिसेंटली कर्नाटका के साथ किया गया है, तो ये आप जरूर याद रखिए। जो जल शक्ति मिनिस्ट्री का मोर क्रॉप पर ड्रॉप मिशन है, उसके तहत ये वाटर से डेवलपमेंट प्रोग्राम किया गया है। मैप में देख लीजिए यहाँ पे कर्नाटका। सीएम कौन है यहाँ के? BS येदियुरप्पा। गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। और जो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका दूसरा नाम है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रिसेंटली यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए अलग से एक टर्मिनल बनाया गया था, वो हमने आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस कंट्री की रेड क्रॉस कंपनी द्वारा डिजास्टर, जो वॉल्केनो रिलेटेड डिजास्टर्स होते हैं, उनके लिए कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड जारी किया गया है? तो डेनमार्क की रेड क्रॉस ने कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड जारी किए हैं वॉल्केनो रिलेटेड डिजास्टर्स के लिए। ज्वालामुखी से संबंधित डिजास्टर्स के लिए कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड जारी किए हैं डेनिश रेड क्रॉस ने। ये देख लीजिए, डेनिश रेड क्रॉस। ये क्या होता है? जो फिनेंशियल फर्म्स होती हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, यानी वॉल्केनो जब आया तो फिनेंशियल फर्म्स को कई बार दिक्कत होती है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड किए हैं, जो कि वॉल्केनो रिलेटेड डिजास्टर से होंगे। वर्ल्ड में पहली बार इस तरह के बॉन्ड जारी किए गए हैं वॉल्केनो रिलेटेड डिजास्टर्स के लिए। कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड किसने जारी किए हैं? डेनिश रेड क्रॉस। बस इतना ही याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन सारी कंट्रीज़ में जब वॉल्केनो नाम आएगा, यानी कि 10 कंट्रीज़ जहाँ पर वॉल्केनो आएगा, तो ये जो है 10 कंट्रीज़ नहीं, 10 वॉल्केनो हैं इन सारी कंट्रीज़ के, जहाँ पर वॉल्केनो मतलब कि ज्वालामुखी फटेगा तो आपको फिनेंशियल एड दी जाएगी। $3 मिलियन का बॉन्ड है, इतना याद रखिएगा। ये जो डेनिश रेड क्रॉस है 1876 में स्थापना हुई थी। कोपेनहेगन डेनमार्क में इसका हेडक्वार्टर है। कई बार जो कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड होता है ये हरिकेन और टाइफून को भी कवर करता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि वॉल्केनो रिलेटेड डिजास्टर्स के लिए कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड जारी किए हैं डेनिश रेड क्रॉस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस PSU द्वारा एक ई टेंडरिंग पोर्टल है प्रणित, इसको लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने प्रणित को लॉन्च किया है। प्रणित ये एक ई टेंडरिंग पोर्टल है, यानी कि ऑनलाइन तरीके से आपको टेंडर प्रोवाइड किए जाएंगे। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक ई टेंडरिंग पोर्टल लॉन्च किया है प्रणित। इसमें क्या होगा? सिंपल सा फंडा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था, आपको टेंडर दिया जाता था, वो अब पेपरलेस तरीके से दिया जाएगा, ऑनलाइन तरीके से दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी बनेगी टेंडर्स के लिए। तो एक ई टेंडरिंग पोर्टल है प्रणित, इसको लॉन्च किया है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, 1 दिन पहले ही पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड है, इसके 74% स्टेक एक्वायर कर लिए गए हैं। अपकमिंग फ्यूचर में 26% भी एक्वायर कर लिए जाएंगे। तो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की सब्सिडी हो जाएगी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें, 1989 में स्थापना हुई थी। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है ISA का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। CMD कौन है पावर ग्रिड के? तो कंडीकोप्पा श्रीकांत, नाम याद रखिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा किस कंट्री के सिविल सर्विसेज कमीशन के साथ एक MOU साइन किया गया है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए? तो रिसेंटली अफगानिस्तान और UPSC दोनों के बीच में, यानी अफगानिस्तान के सिविल सर्विसेज कमीशन और UPSC के बीच में एक MOU साइन किया गया है। देख लीजिए, अफगानिस्तान की सिविल सर्विस कमीशन, जिसका नाम है इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड सिविल सर्विसेज कमीशन अफगानिस्तान, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए। अभी अफगानिस्तान में जो लोग सिलेक्ट होते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, वो हमारे इंडिया में कई बार ट्रेनिंग लेते हैं। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और अफगानिस्तान की सिविल सर्विस कमीशन दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है, आपको इतना याद रखना है। UPSC की बात करें तो एक संवैधानिक बॉडी है, जैसे आपका इलेक्शन कमीशन है,
सुप्रीम कोर्ट है, वैसे ही यूपीएससी है। स्थापना कब हुई थी? 1926 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है? प्रदीप कुमार जोशी, आपको याद रखना है। संविधान के आर्टिकल 315 में सिविल सर्विसेज का नहीं, यूपीएससी का जिक्र है। यूपीएससी जो होता है उसमें 10 मेंबर होते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 25 मार्च 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान